नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीएम्बल से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है उस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के दरमियान हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन प्रीएम्बल से पूछे गए हैं, वो चाहे बीपीएससी में पूछा गया हो या यूपीएससी में पूछा गया हो या जो है यूपीपीएससी में पूछा गया हो, तो कहने का मतलब वैसे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको जो है प्रीएम्बल से संबंधित यहाँ पे आज की क्लास के डिस्कशन में मिल जाएंगे। और उस क्लास के डिस्कशन, क्वेश्चन के डिस्कशन करने के दरमियान इस पूरे क्लास के बाद आपका प्रीएम्बल टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। और विश्वास मानिए उसके अलावा और आपको कंटेंट इकट्ठा करने का ज़रूरत नहीं है, उसी को तैयार करेंगे, उसी में से क्वेश्चन क्या होना है, आना है। तो आज टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो प्रीएम्बल से संबंधित है। केवल और केवल किससे है? प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चन है। और वैसे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। डिस्कशन का शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना था कि प्रीएम्बल को जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा रखा गया। प्रीएम्बल उस समय उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में जो है प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में उद्देशिका प्रस्ताव को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और उसे जो है संविधान सभा के द्वारा 1947 में क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया, उसे क्या किया गया, शामिल किया गया। और प्रस्तावना जो है बाद में उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसी को जो है प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में रख दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, प्रीएम्बल में आएंगे, तो प्रीएम्बल में जो है अभी तक एक बार अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट कब किया गया है? तो वह अमेंडमेंट 1976 में किया गया है। 1976 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट को जो है 42nd अमेंडमेंट कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया, उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए। वो 3 शब्द कौन से थे? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रीएम्बल में अब तक अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं, तो जो अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट या संशोधन अब तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो संशोधन केवल एक बार हुआ है अब तक। और कब हुआ है वह संशोधन? तो वह संशोधन कब हुआ है? तो संशोधन कब हुआ? तो संशोधन हुआ है 1976 में। ये जो 1976 में संशोधन हुआ है, यह 1976 में कौन सा संशोधन था? कौन सा संशोधन था? तो कौन सा संशोधन था? तो कौन सा संशोधन पे अगर आप आएंगे या कौन सा अमेंडमेंट था, तो इसके लिए जो संशोधन था उसका कौन सा नंबर था? 42nd। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया, 42वां संशोधन किया गया। 42वां संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। और अब तक जो है प्रीएम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है। कब किया गया है? 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट था। इस संशोधन के माध्यम से 3 वर्ड क्या किए गए, ऐड किए गए। 3 वर्ड जो है ऐड किए गए, 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। उन शब्दों का क्रम क्या है, आइए देखते हैं कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए। वो जो 3 शब्द जोड़ा गया, उसमें एक शब्द था जिसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी, समाजवादी या सोशलिस्ट। दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया। और उसके बाद जो एक तीसरा शब्द था, उस तीसरे शब्द को हम लोग बोलते हैं अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है क्या किए गए, जोड़े गए। 3 वर्ड ऐड किए गए प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए। सोशलिस्ट,
सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए। समाजवादी जो सोशलिस्ट शब्द था, सोशलिस्ट शब्द का मतलब समाजवादी विचार का मतलब क्या होता है? समाजवादी विचार का मतलब ये होता है, सामाजिक व्यवस्था का मतलब ये होता है, समाजवादी व्यवस्था का मतलब या सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि सोशलिस्ट सिस्टम में सभी प्रकार के डिसीजन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं, और इन डिसीजंस में जो है किसी भी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेयर नहीं होता। या कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है यह डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वह डिस्ट्रीब्यूशन समुदाय में समान तरीके से हो। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही समुदाय में सभी प्रकार के रिसोर्स क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो यह जो है समाजवादी व्यवस्था में जो है गवर्नमेंट इस बात को जो है क्या करती है, ध्यान में रखती है कि सरकार जो है सबके लिए, कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना है। यह उत्पादन किस तरीके से करना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू करना है या जो है लेबर के थ्रू करना है। उसके अलावा जो ये प्रोडक्शन किया जाएगा उस प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच कैसे करना है और लोगों के लिए किन वस्तु की आवश्यकता है, इन सभी प्रकार के डिसीजंस कौन लेता है? तो इन सभी प्रकार के डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेता है समाजवादी व्यवस्था में, सोशलिस्ट। और इस सोशलिस्ट जो है व्यवस्था को समाजवादी जो है शब्द को कब जोड़ा गया है? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, कोई भी रिलीजन भारत जो है सरकार का अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यही सीधा स्टेटमेंट है, इसी को आप याद रखिए। ऑप्शन में भी यही बनाता है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है या पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है या सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? तो सेकुलरिज्म का मीनिंग इंडिया में यही है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है या कोई भी धर्म भारत का ऑफिशियल धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है? धर्मनिरपेक्षता को क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीन शब्द क्या किए गए? जोड़े गए 1976 में। तो कितनी बार किया गया है? एक बार अमेंडमेंट किया गया है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो अगर आप प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो जो प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव है, प्रीएम्बल के जो ऑब्जेक्टिव है या जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह है न्याय, जस्टिस की बात करता है। क्या करता है? न्याय की बात करता है। कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। फिर उसके बाद किसकी बात करता है? ये स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। स्वतंत्रता पे आएंगे या लिबर्टी पे आएंगे तो लिबर्टी कितने हैं? 5 प्रकार के लिबर्टी हैं। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तो समता कितने हैं? 2 प्रकार की समता है। अगर आप न्याय पे आएंगे तो 3 प्रकार के न्याय दिखाते हैं। जस्टिस कितने हैं? 3 है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। तो ये 3 प्रकार के क्या है? न्याय है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता पे आएंगे तो 5 प्रकार के लिबर्टी हैं, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रीएम्बल में। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो समता आएंगे, इक्वलिटी आएंगे। तो समता 2 प्रकार की समता की बात की गई है, 2 प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर के स्तर पे हर व्यक्ति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले न्याय का क्रम है, कितने हैं? 3 है। स्वतंत्रता या लिबर्टी कितनी है? 5 है। फिर उसके बाद जो है समता है। फिर उसके बाद आप बढ़ेंगे तो भ्रातृत्व है। आपको यहाँ पे फ्रेटर्निटी मिलेगा, भातृत्व या फ्रेटर्निटी मिलेगा, भातृत्व की भावना मिलेगी। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से यह बता रहा है कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और हर समुदाय के प्रति, हर समुदाय के बीच क्या होना चाहिए? भातृत्व की भावना होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी की भावना होना चाहिए। और जब भाईचारा या फ्रेटर्निटी की भावना होगी तो कहीं ना कहीं भारत जो है इंटीग्रिटी जो है क्या होगा? इंटीग्रिटी रूप से जो है स्ट्रांग होगा, पूरी तरीके से क्या होगा? वो मजबूत होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये क्या है? इसके उद्देश्य हैं जो
न्याय, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के क्रम में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, कुछ टर्म है उस टर्म को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर टर्म के डिस्कशन पे आप आएंगे तो इसमें जो है एक शब्द यूज किया जाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन से जो है मतलब यह है डेमोक्रेसी का मतलब है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द का यूज किया गया है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हमने बताया कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन अगर है तो हम कहेंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, तो वहाँ की व्यवस्था जो है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है या जो है प्रजातांत्रिक है। फिर उसके बाद अगर आप यहीं पे आएंगे तो एक शब्द वहाँ पे और यूज किया जाता है रिपब्लिक। अगर रिपब्लिक पे आएंगे तो रिपब्लिक को बोलते हैं गणतंत्र। ये गणतंत्र, गणतंत्रीय क्या होता है या गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब यह है, ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए, यही ऑप्शन बार बार बनाता है। अगर ये कहा जाए कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री, तो इंडिया क्या है? रिपब्लिकन कंट्री है, ये गणतंत्रीय व्यवस्था वाला देश है। इसलिए कि रिपब्लिक जहाँ पे भी होगा, जिस भी कंट्री में रिपब्लिक का जो है सिम्टम दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा, इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ कंट्री, कहने का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। जिस भी व्यवस्था में, जिस भी कंट्री में हेड ऑफ कंट्री जो होगा उसका इलेक्शन किया जाएगा। वो इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, वह इलेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि इलेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? गणतंत्री व्यवस्था है या गणतंत्र है। अगर जो है जहाँ पे हेड ऑफ कंट्री या जो है जो राष्ट्र प्रमुख है उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है या वहाँ पे आनुवांशिक है, कहने का मतलब आनुवांशिक का मतलब क्या है? एक बार जो व्यक्ति उस पद पर रानी या महाराजा बनेगा, फिर आने वाले टाइम में उसके जनरेशन उस पद को क्या करते जाएंगे? एडॉप्ट करते जाएंगे, या एक ही परिवार के लिए उस पद को क्या कर दिया गया है? रिजर्व कर दिया गया है। तो वहाँ पे उसको गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं बोलेंगे, वहाँ पे राजतंत्रीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? राजतंत्रीय बोलेंगे। तो यह जो है गणतंत्रीय व्यवस्था का मतलब यह है कि वहाँ पे हेड ऑफ जो कंट्री होता है वह हेड ऑफ कंट्री का जो है इलेक्शन होना चाहिए, और अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि गणतंत्रीय व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है आपसे कि कौन से केस में जो है सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया? तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973। तो केशवानंद भारती वर्सेज भारती वर्सेज केरल राज्य। तो केरल राज्य, भारती वर्सेज केरल राज्य में आएंगे तो यह हुआ है 1973 में, 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य का केस हुआ, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है संविधान का क्या है? प्रीएम्बल या प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है या आर्गन है, या कहने का मतलब संविधान का पार्ट है। तो संविधान का पार्ट है, परंतु संविधान का पार्ट है और उसके अलावा लेजिस्लेटिव को, संसद को जो है इसमें संशोधन का, अमेंडमेंट का अधिकार है। क्या है? अमेंडमेंट का अधिकार है। सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, या आधारभूत संरचना या मूलभूत सिद्धांत, इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया या बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहली बात कौन से केस में किया गया? तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 के केस में जो है प्रीएम्बल में यह कहा गया कि लेजिस्लेचर जो है प्रीएम्बल में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, परंतु कंडीशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? अब हम लोग प्रीवियस ईयर
के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप देखिए, आप जब इस क्लास को कंप्लीट करेंगे तो आप जो है साथ में एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, साथ में नोट करते चलिए, जिससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप उसको नोट कर लेंगे। तो एग्जाम के टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो आप 5 मिनट में जो है, 5 क्या 2 से 3 मिनट में आप जो है पूरे प्रीएम्बल को क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। विश्वास मानिए इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो पहले जो है ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को क्या करिए, कवर करिए। तो आइए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग आईएएस में, यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन है प्रीएम्बल संबंधित, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन अवेलेबल है। इन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, आइए इस जो है डिस्कशन में आप शामिल होइए, भाग लीजिए, जिससे आप अधिक से अधिक इस क्लास से क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। विश्वास मानिए कि इससे बाहर फैक्ट आने वाला नहीं है। इस फैक्ट को कॉपी कलम के साथ बैठिए, साथ में एक एक करके फैक्ट को नोट करते चलिए और वही फैक्ट को बार बार रिवीजन करिए। उसी में से क्वेश्चन क्या करना है, पूछा जाना है। तो आइए अगर डिस्कशन में शामिल होंगे तो जो प्रस्तावना से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, यह पूछा गया है आईएएस प्री एग्जाम 2017 के यूपीएससी आईएएस के पीटी एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आइए जो हम लोगों ने क्लास लेक्चर किया उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन कर रहा है आईएएस एग्जाम 2017 पीटी एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह कर रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसको जो है उद्देशिका या प्रीएम्बल में शामिल नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता। अगर आपको याद होगा ये सभी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो मैंने बताया, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया कि अगर आप प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव में आएंगे या प्रीएम्बल का उद्देश्य आएंगे तो प्रीएम्बल का उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया प्रीएम्बल का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, न्याय है। क्या है, न्याय कितने हैं, 3 हैं। और उसके बाद मैंने बताया स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कितनी है, तो स्वतंत्रता जो है लिबर्टी 5 है। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता विचार की बात की गई है, आइडिया का बात किया गया है। विचार के बाद अभिव्यक्ति की बात की गई है, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति। तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास के बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। फिर धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और लास्ट में जो है 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। आइए इसमें से मैच कर लीजिए, जो स्वतंत्रता जो है इसके अंतर्गत होगा और जो होगा उसको जो है इसमें शामिल किया गया है, जो नहीं होगा उसको शामिल नहीं किया गया है। तो आइए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है विचार की स्वतंत्रता। तो पहला विचार की स्वतंत्रता क्या है, इसमें विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो यह उत्तर होगा नहीं। दूसरा कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं बात नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात किया गया है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, उपासना की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं बात नहीं किया गया है। चलिए हम लोग को तो पता चल गया कि ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का बात कहीं भी प्रीएम्बल में नहीं किया गया है। लेकिन आइए और ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। डी ऑप्शन कह रहा है विश्वास की स्वतंत्रता, ये देखिए विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये देख रहे हैं आपका पूरा जो है स्वतंत्रता भी तैयार हो गया और आपने क्वेश्चन भी सही कर लिया। तो ये इन स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का बात नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2017 में पूछा गया है और इसका जो ऑप्शन होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात
स्वतंत्रता के अंतर्गत, लिबर्टी के अंतर्गत नहीं की गई हैं। जो 5 स्वतंत्रताएं हैं वो हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता प्रीएम्बल के अंतर्गत शामिल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? यह कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ध्यान से समझिएगा, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ये कह रहा, अभी मैंने डिस्कस किया था, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का, कितने प्रकार की समानता का, कितने प्रकार की भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया है, और उनका क्रम जिस क्रम में उसमें उल्लेख किया गया है उसी क्रम में होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन बनाया है। ऑप्शन इसने बनाया है कि 3, 5, 2, 1 ऑप्शन बनाया है 1, 3, 5, 2। ऑप्शन सी है 2, 5, 3, 1। ऑप्शन डी है 5, 2, 1, 3। तो ये देखिए क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं कि जो है क्रम कौन सा होगा। अगर आप आएंगे देखेंगे तो न्याय कितने हैं? 3 हैं। स्वतंत्रता कितनी है? 5 हैं। न्याय स्वतंत्रता के बाद आप आएंगे तो आपको समता मिलेगा। समता कितने हैं? 2 हैं। फिर उसके बाद भ्रातृत्व आएंगे या फ्रेटर्निटी आएंगे तो भ्रातृत्व कितना है? 1 है। तो क्रम क्या बना? 3, 5, 2, 1। तो हम लोग का सही उत्तर क्या होगा? पहले 3 होगा न्याय, फिर 5 स्वतंत्रता होगी, फिर 2 क्या होगी? समता होगी, 1 है भ्रातृत्व। तो 3, 5, 2, 1 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन यही पूछा गया है। यह पूछा गया है 2018 में पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। तो ये देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चल रहे हैं और देखिए साथ में हम लोग क्वेश्चन का क्रम भी समझते चल रहे हैं। विश्वास मानिए कि ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं और ऐसे ही भविष्य में पूछे जाने की क्वेश्चन की क्या है संभावनाएं हैं। तो ये क्रम में आप कॉपी कलम बैठ के नोट करते चलिएगा, जिससे आप जो है एग्जाम से पहले कम समय में आसानी से जल्दी क्या कर सकें, अपने कोर्स को रिवीजन कर सकें। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 यह कर रहा है कि, और यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस आरआई एग्जाम 2014। तो ये आरआई में पूछा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? मौलिक संरचना का मतलब वही बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी सिद्धांत। तो ये बताइए, मैंने मौलिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि उसको जो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। तो मैंने अभी उस केस को डिस्कस किया था कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में भारतीय न्यायालय या जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा या माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में यह निर्णय दिया गया कि भारत की प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल जो है, वह भारतीय संविधान का अंग है, भारतीय संविधान का भाग है। और लेजिस्लेटिव जो है, जो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट, वह जो है प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सिर्फ कंडीशन यह है, उसके लिए क्राइटेरिया यह है कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन ए बेरुबाड़ी विवाद, ए के गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती विवाद। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है उसको स्वीकार किया है, संविधान का आर्गन या पार्ट स्वीकार किया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेटिव को यह पावर दे दिया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस नहीं होना चाहिए या वायलेशन या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नोट्स बनाते चलिएगा।
आप विश्वास मानिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसको जो है लेक्चर को देखते चलिए, साथ में कॉपी कलम में नोट्स बनाते चलिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है यूपी पीसीएस 2012 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यह धारणा जो है प्रस्तुत की जो है बम्बई बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया। तो बम्बई बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया में अगर आप आएंगे तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह वाद प्रस्तुत किया, यह धारणा प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये बताइए कौन से उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये देखिए हमको याद है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि जो ये प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है क्या है, यह इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन देता है। यह प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत जो है प्रीफेस से या प्रीएम्बल से या उद्देशिका से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। और मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि जो ये प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना या प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव, यह जो है भारतीय संविधान का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह आपको जो है उद्देश्य बताता है कि गवर्नमेंट को कौन कौन से कार्य करने हैं, कहाँ तक गवर्नमेंट को पहुँचना है। तो आप ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो कौन उल्लिखित नहीं है, तो पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है ऑप्शन दिया है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय, और डी ऑप्शन दिया है धार्मिक न्याय। इसे जो है 2015 में पूछा गया है, और इसमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय 4 ऑप्शन बनाए हैं। तो अगर न्याय पे आएंगे तो पहला जो न्याय है कौन सा है, सामाजिक न्याय है। फिर उसके बाद कौन सा न्याय है, आर्थिक न्याय है, और फिर जो है राजनीतिक न्याय है। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है न्याय के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो यह उद्देश्यों की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी दिया है पार्लियामेंट। तो इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है संविधान की उद्देश्य को बताता है, उद्देशिका को बताता है। तो यह प्रीएम्बल में बताया गया है, यह मूल अधिकार में नहीं बताया गया है, बल्कि मूल अधिकार जो है क्या है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्रकार का साधन है। तो उद्देशिका में उद्देश्य बताया गया है, और मूल अधिकार के माध्यम से ऐसे उद्देश्यों तक क्या किया जाएगा, पहुंचा जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, संविधान की प्रस्तावना। उसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये बताइए कि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को अगर बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 में अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो यह बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, और इसको अंगीकृत किया गया। और वहाँ पे अगर आप आएंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि 42nd अमेंडमेंट या 42nd संशोधन 1976 के माध्यम से जो है 3 शब्द क्या किए गए, जोड़े गए, 3 वर्ड क्या किए गए, जोड़े गए। और इन 3 शब्द कौन कौन से थे, एक मैंने बताया, एक शब्द कौन सा था, एक था मैंने बताया समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा कौन सा था, सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष,
और तीसरा कौन सा था, इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द क्या किए गए, 1976 में जोड़े गए। तो ये 26 नवंबर 1949 का बात कर रहा है। तो 26 नवंबर 1949 जब बन के वो तैयार हुआ होगा तो ये 3 शब्द उसमें शामिल नहीं रहे होंगे। बाकी आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया गया है कि कौन से सम्मिलित नहीं है, नहीं का बात कर रहा है, और यह यूपी पीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है ऑप्शन में जो है दिया है, स्टेटमेंट में पहला जो दिया है शब्द समाजवादी। तो ये बताइए समाजवादी को जो है तो शामिल था नहीं, समाजवादी जो है 1976 में शामिल हुआ है। उसके बाद 2 नंबर दिया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी 1949 में नहीं था, यह कब आया है, 1976 में आया है। उसके बाद 3 नंबर दिया है अखंडता। अखंडता भी जो है उस समय नहीं शामिल था, अखंडता कब आया है, 1976 में शामिल हुआ है। फिर उसके बाद 4 नंबर दिया है गणराज्य। तो गणराज्य जो है 26 नवंबर 1949 में शामिल था। तो रिपब्लिक क्या था, शामिल था। लेकिन सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है शामिल नहीं थे। अब आइए इसके आधार पे हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन बनाया है। ऑप्शन ए है कूट 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 यही क्या है, शामिल नहीं था, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन बी 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 गणराज्य पहले से शामिल था, ये तो होगा नहीं। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 1, 2 और 3 26 नवंबर 1949 को जब यह अंगीकृत किया गया तो उस समय इंटीग्रिटी, उस समय सेकुलर, उस समय जो है सोशलिस्ट, ये 3 शब्द जो है उसके हिस्से नहीं थे। ये 3 शब्दों को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो ये कह रहा है 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी बोल रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बताइए, ये 26 जनवरी 1950 का बात कर रहा है और 26 जनवरी 1950 में तो जो है समाजवादी और सेकुलर शब्द तो जोड़े नहीं गए थे। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 1976 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएंगे तो इसमें भी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब आया है, 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर ए आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो बी में क्या है, शामिल है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वो इसलिए कि वह ज़्यादा उससे बेस्ट ऑप्शन है। उसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है ये दोनों क्या थे, उस समय उपलब्ध थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। जब आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो जो आप पढ़े रहते हैं, जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आपके दिमाग में कंटेंट होता है, उस कंटेंट को जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय सोचना प्रारंभ करते हैं। उस समय उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करके एग्जाम में नहीं जाएंगे तो आप आते हुए क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो वैसे क्वेश्चन आपसे गलत न हो, जो क्वेश्चन सामान्यतः एक पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, सही कर रहा है। अगर वैसा क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं तो आप एग्जाम में अपने आप को वैसे ही क्या कर रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना होगा, ऐसे क्वेश्चन को फोकस करना होगा जो क्वेश्चन सामान्यतः एक जो सीरियस पढ़ने वाला बंदा होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो
आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते चलना है। पहले टॉपिक्स कंप्लीट करना है, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनाने हैं। ऐसे करते जाइए, टॉपिक्स भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा और जो है टॉपिक्स आपके दिमाग में लंबे समय तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो 9th नंबर का रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती। तो ये बताइए, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती। तो ये बताइए, पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का तो बात किया जाता है, अगर आपको पता होगा तो मैंने क्या है बताया था कि अगर आप न्याय पे आएंगे तो न्याय कितने हैं, 3 प्रकार के। न्याय कितने हैं, 3 हैं। तो अगर न्याय पे आएंगे तो न्याय जो है 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं, एक सामाजिक न्याय है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, आर्थिक न्याय है, और सामाजिक आर्थिक के बाद जो है राजनीतिक न्याय है। तो ये जो है, ये बताइए, इसका तो बात किया ही जा रहा है, सामाजिक न्याय का बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा, यह सही है। फिर उसके बाद बी आएंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, तो यह भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, विचार की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता, अगर आप स्वतंत्रता पे आएंगे या लिबर्टी पे आएंगे तो मैंने 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है, तो यह भी नहीं होगा। फिर कह रहा है लास्ट में डी ऑप्शन दिया है पूजा की समानता। तो पूजा की समानता का बात नहीं किया गया है, समानता 2 का बात किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का बात किया गया है, पूजा की समानता नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि पूजा की समानता नहीं है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। तो स्टेटस एवं अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के स्तर पे जो है इक्वलिटी का बात किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर के स्तर पे समानता की बात की गई है, पूजा की समानता की बात नहीं की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो आइए राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण पे क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो मूलभूत लक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर ए बनाया है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ओबियसली है। अगर आप जो है इस स्टेटमेंट को जो है आप जो है चेक करना चाहते हैं ऐसा है, तो आइए हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत का जो हेड ऑफ कंट्री होता है राष्ट्रपति, उसका इलेक्शन होता है, और जब उसका इलेक्शन होगा, हेड ऑफ कंट्री का इलेक्शन होगा, जब उसका जो है इलेक्शन होगा, तो हम कहे थे कि जिस भी जो है कंट्री में हेड ऑफ कंट्री का इलेक्शन होता है उसको रिपब्लिकन सिस्टम बोला जाता है, गणतंत्रीय व्यवस्था बोला जाता है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है ही है, तो ये शब्द यूज किया जा सकता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ओबियसली 100% सही है स्टेटमेंट। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आएंगे, संसदात्मक व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था क्या होता है, तो अगर संसदीय व्यवस्था यहीं पे देख लीजिए और इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा, जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएंगे तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। तो पहले संसदीय व्यवस्था देख लीजिए, संसदीय व्यवस्था क्या होता है। तो अगर संसदीय व्यवस्था पे अगर आप आएंगे तो संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन से जो है भारत में क्या किया गया है, लिया गया है। अगर संसदीय व्यवस्था में आएंगे तो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्तियाँ, ये जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो वास्तविक शक्तियाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री में क्या होती है, निहित होती है। जबकि नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की जो शक्ति है वो किस में होती है, तो नाम मात्र की शक्ति अगर आप आएंगे तो वह राष्ट्रपति में होती है। तो भारत के राष्ट्रपति भले ही हेड ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन जो है उनके पास जो पावर है वो नॉमिनल पावर ही है, जो रियल पावर है वो किस में होता है, तो रियल पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, उसमें जो है दिखाई देता है। सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन जो है उसमें जो रियल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है। फिर उसके बाद 1 नंबर सही हो गया, 2 नंबर सही हो गया। तो 1, 2 सही है, तो इसमें कूट दिया है ए नंबर, ए दिया है 1 और 2,
बी दिया है 1, 2 और 3 और सी दिया है 2, 3 और 4। तो ये बताइए सी नंबर 2, 3 और 4 दिया है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 इसमें है नहीं, तो सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन, डी कह रहा है सभी चारों, तो सभी चारों अभी हम लोग देखते हैं, सभी चारों 2, 3, 4 भी पढ़ते हैं, तो 3 कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में ही निहित होती है, क्योंकि जो सरकार बनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होते हैं, वो जनता के द्वारा ही चुन के जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो जो है सर्वोच्च सत्ता जो है किस में होती है, जनता में होती है। जनता ही डिसाइड करती है कि किसका सरकार बनेगा और किसका सरकार नहीं बनेगा। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बी ऑप्शन भी 1, 2 और 3 दिया है और डी ऑप्शन दिया है सभी चारों, और ए दिया है 1 और 2। तो इस आधार पे 10 का ए भी हट गया, ए सी हट गया, बचा बी और डी। तो आइए देखते हैं 1, 2 और 3 सही है कि डी में सभी चारों सही है। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये गलत है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यह जो है केंद्र के लिए अलग पावर बताया गया है, राज्य के लिए अलग पावर बताया गया है। उसके अलावा आप जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं तो यह जो है 4 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा 1, 2 और 3। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह भी सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3 एब्सोल्युटली राइट है, 4 नंबर रॉन्ग है। तो इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। उसके बाद आएंगे 11 नंबर। 11 नंबर यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो जो है संविधान की उद्देशिका के संबंध में आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बता रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बनी। सही है कि जो 1946 में संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा गया था। बाद में उसे 1947 में क्या कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा उसको एडॉप्ट कर लिया गया और बाद में वो प्रीएम्बल बना। तो यह क्या है, स्टेटमेंट सही है। तो 1 नंबर सही है। अब आइए 1 नंबर सही है तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, अभी इसको हटा नहीं सकते। बी दिया है 1, 2 और 4, यह इसको भी नहीं हटा सकते क्योंकि 1 नंबर सही है। सी भी 1, 2 और 3, इसको भी नहीं हटा सकते। जबकि डी में दिया है 2, 3 और 4। अब चूंकि 1 नंबर जो है, 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो 2, 3, 4 हट गया। अब हमको ए, बी और सी में जो है सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, 2 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो न्याय योग्य नहीं है तो यह भी क्या है, सही है, यह न्याय योग्य नहीं है। इसका नेचर कैसा है, न्याय योग्य नहीं है, तो ये 2 नंबर सही है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है। सी भी 1, 2, 3 है और बी भी 1, 2, 4 है। तीनों ऑप्शन में अभी किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर आते हैं इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। संशोधन इसमें किया जा सकता है, सिर्फ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो 3 नंबर गलत हो गया। तो 3 नंबर गलत हो गया तो सी ऑप्शन हट गया, 1, 2, 3 ये हट गया। और आते हैं 4 नंबर पे, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है, यह किसी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता। तो फिर जो है 11 नंबर पे आएंगे तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 क्या है, सही है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, 3 नंबर गलत है। 3 नंबर कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है। हमने केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में जो है 1973 में इस बात को जो है देखा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 नंबर कह रहा है संविधान में दिया गया आमुख या प्रस्तावना, 1 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है न्यायालय में लागू होता है। तो न्यायालय में ये लागू नहीं होता, अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। दूसरा महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, सही है भाई, इंपॉर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव को बताता है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी है।
3 नंबर पे आएंगे, 3 नंबर का रहा शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, सही बात है, इसमें शासन करने के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। 4 नंबर संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, यह भी सही है कि अगर कहीं पे जो है रूल को लेके किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो वह जो है मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो इस प्रकार 2, 3 और 4 सही हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, सही होगा। सिर्फ जो है ए नंबर जो 1 नंबर स्टेटमेंट दिया है न्यायालय में लागू होता है, तो यह न्यायालय में लागू नहीं होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो ऑप्शन दिया गया है ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी दिया है केवल भारत, ऑप्शन सी दिया है हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी दिया है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। यह RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो अगर आपने भारतीय संविधान का पार्ट 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये बताया गया है इंडिया और भारत, इंडिया और भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, तो इंडिया का बात किया गया है, भारत का बात किया गया है। तो जो है 13 का ए भारत तथा इंडिया, ये जो है 13 का ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर। अगर 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो 14 नंबर कर रहा है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो निम्न शब्दों पर विचार करने के लिए यह 1 नंबर दिया है समाजवादी, 2 नंबर दिया है प्रजातांत्रिक, 3 नंबर दिया है सार्वभौमिक और 4 नंबर दिया है धर्मनिरपेक्ष। और यह कह रहा है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शब्दों का सही क्रम कीजिए। तो सही क्रम जो है करेंगे तो जो है अगर आप आएंगे समाजवादी, अब आइए पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व मतलब सार्वभौमिक का बात कर रहा है। तो सार्वभौमिक 3 नंबर जो है पहले आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व सार्वभौमिक का बात कर रहा है तो सार्वभौमिक जो है पहले आएगा, तो 3 नंबर पहले आएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी दूसरे नंबर पे आएगा। पंथ निरपेक्ष तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन होगा 3, 1, 4 और 2। तो पहले जो है सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा और फिर प्रजातांत्रिक आएगा। इस क्रम में जो है इसका ऑप्शन है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 3 पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर उसके बाद जो है प्रजातांत्रिक का बात किया गया है। तो ये इसी क्रम में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यह जो है क्वेश्चन नंबर 15 BPSC प्री 2002 में पूछा गया है। यह कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी दिया है संविधान, ऑप्शन नंबर सी दिया है संसद, ऑप्शन नंबर डी दिया है धर्म। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ओबियसली जो है सर्वोच्च कौन है, संविधान। तो संविधान से जो है सर्वोच्च कोई नहीं है, न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में जो है पार्लियामेंट आता है, संविधान के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय आता है, संविधान के दायरे में जो है संसद आता है या धर्म आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संविधान में जो है सभी बातों को स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि राज्य के क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, राज्य और व्यक्ति के मध्य किस टाइप का रिलेशन है, ये सभी बातों का बारे में जो है कहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी बातें जो है भारतीय संविधान में स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। और उसी भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, उसी भारतीय संविधान में पार्लियामेंट के बारे में भी बताया गया है। और उसी भारतीय संविधान में जब आप जाएंगे आर्टिकल 25 से 28 पढ़ेंगे तो वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बताया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात किया गया है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की जो है स्वतंत्रता को, किसी भी प्रकार के धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। और उस धर्म में जो भी प्रोपोगेंडा है,
जो भी ट्रेंड है, जो भी तरीके हैं, उसको एडॉप्ट कर सकता है। इन कॉन्शियसनेस में, अपने अंतःकरण में कोई इस प्रकार जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सर्वोच्च जो है कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये जो है मैंने बताया ही, अगर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 3 वर्ड ऐड किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है क्या किया गया है? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार से बाहर करके इसे जो है लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, उसे जो है प्रेजेंट में उसे जो है पार्ट 12 के आर्टिकल 300A या 300 क के अंतर्गत जो है रख दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44 अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत लीगल राइट बनाया गया। फिर उसके बाद सी है 52 अमेंडमेंट। अगर 52 अमेंडमेंट पे आएंगे तो 52 अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल को क्या किया गया? ऐड किया गया। 10th शेड्यूल 52 अमेंडमेंट या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को क्या किया गया? ऐड किया गया। और 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ या जो है दल बदल अधिनियम का जो है प्रोविजन किया गया है। अब चूंकि यहाँ पे जो है अमेंडमेंट का बात कर रहा है, तो 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को क्या किया गया? ऐड किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो यूपी PCS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है संसद। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप चारों ऑप्शन में आएंगे तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो यह यूपी लोअर जो है प्रारंभिक परीक्षा में 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रीएम्बल से संबंधित BPSC, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट उसमें आप आएंगे UP PSC, UP उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने क्या किया? डिस्कशन किया। और मेरा जो स्ट्रेटजी है, जो मेरी रणनीति है, अगर आप मेरे रणनीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और जितने भी मैंने प्रीएम्बल से संबंधित आपको फैक्ट बताए हैं, उस फैक्ट को एक कॉपी कलम से जो है कलम के द्वारा कॉपी पे अपने जो है सीरियसली उसको क्रम से सिस्टमेटिक वे में वो फैक्ट नोट करते चलिए। 1 बार 2 बार रिवीजन करेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप जो है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए और खोज के इसके अलावा भी और क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप खोज के क्या कर सकते हैं? सॉल्व करिए। उतना फैक्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर आपको इससे ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है। प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो इसी में से मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने आज प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में क्या किया? डिस्कशन किया। और ये प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है जो टॉपिक्स पढ़ाया गया उसी से संबंधित क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है और जो है पॉइंट वाइज नोट्स बना लेने हैं। आगे का जो हम लोग का टॉपिक होगा, मैं टॉपिक्स आज बता दे रहा हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग इस टॉपिक्स के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे, अगर आप आएंगे तो वो टॉपिक हम लोग का होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में। किसमें बात करेंगे? संविधान के भाग, पार्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो पार्ट के बारे में बात करेंगे।
संविधान की अनुसूची के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अनुसूची या शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अनुसूची के बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएंगे तो इसमें हम लोग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे या संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे या पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे या जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे, अध्यक्षीय व्यवस्था। फिर उसके बाद इसी में आएंगे तो हम लोग जो है पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम वर्सेज, फेडरल सिस्टम वर्सेज यूनिटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये, और उसके बाद एक टॉपिक और है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? यही चर्चा कर लेंगे, सोर्स ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है इतने टॉपिक्स को क्या करेंगे? हम लोग आगे की क्लास में करेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यह जो है आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्लास जब आप जो है वीडियो चलाइए तो वीडियो देखते समय साथ में कॉपी और कलम लेके बैठिए और जिस क्रम में मैं जो है फैक्ट को बताते चल रहा हूँ उसको एक एक करके उस फैक्ट को नोट करते चलिए। आपका टॉपिक भी तैयार होगा, आपका नोट्स बन जाएगा और एग्जाम से पहले आप जो है उसको बार बार आसानी से जो है कम समय में रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में बन जाएगा। तो जो है यह हम लोग का स्ट्रेटजी है यूपीपीसीएस 2021 को लेके प्रारंभिक परीक्षा में। विश्वास मानिए, पॉलिटी का क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है, बार बार इसी को रिवीजन करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू। आज हम लोगों ने जो है प्रीएम्बल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, उससे संबंधित जो सभी प्रकार के फैक्ट थे जो आपके एग्जाम से संबंधित उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो है आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे संबंधित टॉपिक्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।